मैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार, सह आचार्य रसायन विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय चोमू। हमने पिछले 2 वीडियो में बीएससी पार्ट 3 की अकार्बनिक रसायन विज्ञान के लिए CFT क्या है और CFT के आधार पर हम किन बिंदुओं का स्पष्टीकरण कर सकते हैं, डी कक्षकों का विभाजन किस प्रकार से होगा, वह CFSE क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी क्या है, इसकी गणना हम किस प्रकार से करेंगे का अध्ययन किया है। आज हम उसी कड़ी में उसके आगे का भाग का अध्ययन करेंगे। वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, इसमें सबसे पहला बिंदु यह है कि यहाँ पर है मेटल और लिगेंड, धातु व लिगेंड। तो धातु व लिगेंड के बीच की बंध दूरी, अर्थात ये जो M-L है, इन दोनों के बीच की दूरी को प्रभावित करने वाले सभी कारक, सभी फैक्टर CFSE के मान को भी प्रभावित करते हैं। कैसे करते हैं? बिल्कुल सिंपल कि मेटल और लिगेंड के बीच ये बंध जितना अधिक प्रबल होगा, जितना अधिक प्रभावी होगा, लिगेंड मेटल के कक्षकों के उतने ही अधिक नज़दीक पहुंचेंगे, और जितने नज़दीक पहुंचेंगे प्रतिकर्षण का मान ज़्यादा होगा, और प्रतिकर्षण का मान ज़्यादा होगा इसका मतलब डेल्टा का मान भी ज़्यादा होगा, अर्थात CFSE का मान भी ज़्यादा होगा। तो आज हम उन सभी कारकों के बारे में अध्ययन करेंगे जो इस मेटल और लिगेंड के मध्य पाए जाने वाले इस बंध दूरी को प्रभावित करते हैं। ऐसे सभी फैक्टर जो इस मेटल लिगेंड बंध दूरी को प्रभावित करते हैं वो CFSE के मान को भी प्रभावित करते हैं। तो उस कड़ी में पहला जो फैक्टर है, पहला जो कारक है जो इस बंध दूरी को प्रभावित करता है, CFSE के मान को प्रभावित करता है, वो है अपना नंबर 1, चार्ज ऑन मेटल आयन। धातु आयन पर उपस्थित आवेश कि उसके ऊपर कितना आवेश है, और उसका A पार्ट यानी पहला बिंदु है ऐसे संकुल यौगिक जिसमें धातु आयन पर आवेश का मान भिन्न भिन्न हो और साथ में उसके ऊपर उपस्थित जो D इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर उनकी संख्या भी भिन्न हो। आवेश का मान भिन्न भिन्न हो और D इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न हो। तो यदि हम इस पहले पेयर के बारे में बात करें जिसके अंदर दे रखा है Fe, जो आयरन है वो H2O6 और दूसरे में FeH2O6, एक के अंदर +2 चार्ज है, दूसरे के ऊपर संकुल यौगिक के ऊपर +3 चार्ज है। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो डेल्टा वैल्यू दे रखी है, क्योंकि ये लिगेंड इसके पास में 6 जुड़े हुए हैं, अर्थात ऑक्टाहेड्रल है संकुल आयन, तो इसमें ये जो CFSE का मान है हम देख रहे हैं इसके अंदर कि वह संकुल यौगिक जिसमें मेटल आयन, चूँकि ये सेम है, दोनों समान है, लेकिन इसके ऊपर जिस मेटल के ऊपर आवेश का मान ज़्यादा होगा उसके लिए CFSE का मान अधिक होगा, उच्च होगा। ठीक इसी प्रकार से यदि हम दूसरा युग्म लें यहाँ पर कि कोबाल्ट के साथ में H2O6 और H2O6, लेकिन इसमें +2 चार्ज है, इसके ऊपर +3 चार्ज है, तो हम देख रहे हैं कि इस केस में भी ये जो दोनों हैं इसमें +3 के लिए CFSE का मान ज़्यादा है। अर्थात हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं कि डेल्टा O इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन, कि CFSE का मान
जो मेटल आयन है उन पर उपस्थित आवेश के समानुपाती होता है। ये अपना पहला इसका पार्ट हुआ कि यदि मेटल आयन समान है, उन पर आवेश भिन्न भिन्न है, डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है, तो उस संकुल यौगिक के लिए CFSE का मान अधिक होगा जिसमें मेटल आयन के ऊपर उच्च आवेश, अधिक आवेश पाया जाएगा। ठीक इसी प्रकार हम इसका दूसरा पार्ट लेते हैं कि यदि मेटल आयन भिन्न भिन्न हो, धातु आयन अलग अलग हो, उनके ऊपर उपस्थित आवेश का मान समान हो, लेकिन उनमें उपस्थित डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न हो। क्योंकि मेटल आयन अलग अलग होंगे, आवेश समान होंगे, तो निश्चित रूप से उनके अंदर डी इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग होंगे। जैसा इस के अंदर दे रखा है कि कोबाल्ट H2O6 के ऊपर +2 चार्ज है, इसी प्रकार से निकिल H2O6 के ऊपर +2 चार्ज है, लेकिन एक के अंदर 3D7 है, दूसरे में 3D8 है। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि इसके अंदर इस कोबाल्ट के लिए, अर्थात जिसमें नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, उसके लिए CFSE का मान ज़्यादा होगा। तो इसको हम फिर जनरलाइज कर सकते हैं कि डेल्टा O इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, कि जितने डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होगी, डेल्टा O का मान उस संकुल आयन के लिए उतना ही कम होगा। ठीक इसी प्रकार अगर हम इसके तीसरे C पार्ट की बात करें तो देखिए इसके अंदर कि मेटल आयन भिन्न भिन्न है, लेकिन इनके ऊपर आवेश है वो भी भिन्न भिन्न है, परंतु इनके अंदर पाए जाने वाले इन डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। देखिए यहाँ पर वेनेडियम H2O6 +2 चार्ज है। ठीक इसी प्रकार क्रोमियम H2O6 इसके ऊपर +3 चार्ज है। दोनों के ऊपर आवेश का मान भिन्न है और इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। तो किस संकुल यौगिक के लिए, संकुल आयन के लिए CFSE का मान, डेल्टा का मान ज़्यादा होगा? बिल्कुल सिंपल, हम इस के अंदर देख रहे हैं कि जिसके ऊपर आवेश का मान ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन तो सेम है, लेकिन जिसके ऊपर आवेश का मान ज़्यादा होगा उसके लिए डेल्टा O का मान भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर हम फिर इसको जनरलाइज कर सकते हैं कि डेल्टा O इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसके ऊपर उच्च ऑक्सीकरण अवस्था होगी वह संकुल आयन के लिए, उस संकुल आयन के लिए डेल्टा O का मान ज़्यादा होगा। अंतिम इसका जो पार्ट है उसमें ये हम बता सकते हैं कि सीरीज, 3D सीरीज, 4D सीरीज, संक्रमण तत्वों की श्रेणी का भी इसमें प्रभाव पड़ता है। देखिए आप यहाँ पर कि यहाँ पर कोबाल्ट NH36 जो कि 3D सीरीज का मेंबर है, और इसमें सभी के अंदर देखिए आप नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स तो सेम है, लेकिन यहाँ पर दूसरा रोडियम है NH36, उसके ऊपर +3 चार्ज है। तीसरा इरिडियम, इसके ऊपर भी +3 चार्ज है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर 23,000 सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर डेल्टा O का मान है, इसके अंदर 34,000, इसके अंदर 41,000 जो कि सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर दे रखी है डेल्टा O का मान। तो यहाँ पर ये बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे अपन इस साइड में जा रहे हैं तो इसमें डेल्टा O का मान बढ़ता है। तो अगर हम 3D से 4D में जाते हैं तो लगभग ये जो वैल्यू है आपकी डेल्टा O की, वो लगभग 40 से 50% बढ़ जाती है। ठीक इसी प्रकार यदि हम 4D से 5D में जाते हैं तो यह वैल्यू आपकी 20 से 30% तक बढ़ जाती है। अर्थात ये जो मेटल आयन है उनकी प्रकृति CFSE के मान को इस प्रकार से प्रभावित करती है। इसके पश्चात हम इसका सेकंड पार्ट जो कि इसके अंदर दे रखा है चार्ज ऑन मेटल आयन, तो दूसरा पार्ट जो संकुल आयन है, संकुल यौगिक है, वो दो पार्ट से मिलकर बना होता है, मेटल आयन और दूसरा लिगेंड। तो लिगेंड का क्या प्रभाव है सेकंड पॉइंट के अंदर, नेचर ऑफ लिगेंड। लिगेंड किस प्रकार से CFSE के मान को प्रभावित करता है? तो यहाँ पर सबसे पहले है साइज ऑफ द लिगेंड एंड इट्स पोलराइजेबिलिटी। बिल्कुल सिंपल है इसके अंतर्गत कि जैसे जैसे लिगेंड के आकार में वृद्धि होती है, धन आयन के द्वारा वो यहाँ पर आसानी से पोलराइज हो जाता है। और यहाँ पर देखिए आप कि हम अगर इस हैलोजन जो हैलाइड हैं इनका क्रम देखें तो आकार में इस प्रकार से वृद्धि हो रही है, आकार में वृद्धि हो रही है। तो इसके लिए F- के लिए CFSE का मान इन
I माइनस की तुलना में सबसे ज़्यादा है। अर्थात ये आपका इस प्रकार से इसके अंदर आकार के मान में वृद्धि हो रही है, लेकिन इस डेल्टा O के मान में इसमें कमी होगी। F जो है माइनस, वो मेटल के पास में बहुत नज़दीक पहुंच जाएगा कंपेरिजन टू I माइनस के तुलना में, क्योंकि उसका आकार बड़ा होगा तो दूर रहेगा, प्रतिकर्षण उसका कम होगा, इसलिए CFSE का मान कम होगा। अर्थात आकार जितना छोटा होगा वो मेटल के पास आसानी से पहुंचेगा, और आसानी से पहुंचेगा तो जो बनने वाला बंध होगा वो आपका आयनिक होगा, और आयनिक होने की वजह से उसके अंदर CFSE का मान ज़्यादा होगा। नंबर बी इसका दूसरा पार्ट है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। विद्युत रासायनिक श्रेणी में उस लिगेंड का स्थान कहाँ है, क्या है। देखिए इसके अंतर्गत कि यहाँ पर स्पेक्ट्रो जो केमिकल सीरीज है क्या है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है। बिल्कुल सिंपल कि यदि हम किसी लिगेंड को मेटल आयन को फिक्स करें और लिगेंड ये बारी बारी से अपन बदलते रहें, और उसके बाद में उसके द्वारा बनने वाले संकुल यौगिक के लिए CFSE का मान निकालें, तो उनको हम एक ऑर्डर में CFSE की वैल्यू के आधार पर हम उनको अरेंज करें, तो हमें जो श्रेणी प्राप्त होगी उसको हम कहेंगे लिगेंडों के लिए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो यहाँ पर ये जो CO है, कार्बोनिल समूह है, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रबल डेल्टा O के लिए जिम्मेवार है, स्ट्रॉन्ग फील्ड जनरेट करता है, तो इसके लिए डेल्टा O का मान सबसे ज़्यादा होगा Cn माइनस। इसी प्रकार से ये सीरीज जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर इस प्रकार से दे रखी है कि सबसे ज़्यादा प्रबल ये है और सबसे दुर्बल ये है। अर्थात यदि हम इस श्रेणी की बात करें तो इस श्रेणी के लेफ्ट टू राइट जाने पर आकार इसका बढ़ रहा है, लेकिन इसमें डेल्टा O का मान घट रहा है। अब हम बात करें कि जिस प्रकार से हम लिगेंडों के लिए श्रेणी का निर्माण किया है, ठीक उसी प्रकार से हम मेटल आयन के लिए भी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बना सकते हैं। इसके अंतर्गत हम लिगेंड फिक्स रखेंगे और मेटल आयन को बार बार बदलेंगे, और उसके बाद में उन मेटल आयन के द्वारा लिगेंड फिक्स है जो डेल्टा के मान प्राप्त होंगे उनको भी हम एक ऑर्डर के अंदर एक सीक्वेंस में उनको हम अरेंज कर सकते हैं, बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में। तो जो श्रेणी प्राप्त होगी उसको हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज फॉर मेटल आयन कहेंगे। और यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर कि प्लेटिनम +4 सबसे ज़्यादा प्रबल क्षेत्र उत्पन्न करता है और इस प्रकार से दुर्बल की तरफ जा रहा है। Mn+2 सबसे वीक फील्ड जनरेट करता है यहाँ पर, अर्थात इसके लिए डेल्टा O का मान सबसे कम होगा, इसके लिए डेल्टा O का मान सबसे ज़्यादा होगा। इसके बाद में इसका अंतिम जो बिंदु है फैक्टर्स अफेक्टिंग का, कौन से कारक हैं उनमें क्रिस्टल की ज्यामिति। जैसा कि हमने जो डी कक्षक हैं उनके विभाजन के समय पढ़ा था कि डेल्टा O का मान कौन से क्रिस्टल के लिए, कौन से संकुल यौगिक के लिए ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर ये दे रखा है कि सबसे ज़्यादा डेल्टा SP यानी स्क्वायर प्लेनर के लिए CFSE का मान सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद में डेल्टा O यानी ऑक्टाहेड्रल के लिए उससे कम होगा CFSE का मान, और फिर होगा डेल्टा T यानी कि चतुष्फलकीय संकुल यौगिकों में CFSE का मान सबसे कम होता है, क्योंकि दुर्बल या प्रबल क्षेत्र का उसमें प्रभाव नहीं पड़ता है इसके कारण से। अब इनमें आपस में एक रिलेशन भी दे रखा है कि डेल्टा T विल बी इक्वल टू 0.45 डेल्टा O। एक तो रिलेशन ये है, और दूसरा है डेल्टा SP विल बी इक्वल टू 1.3 डेल्टा O। ये इनके आपस के अंदर संबंध दिया हुआ है। तो इसके पश्चात एक बेसिक चीज़ और है इसके अंदर कि देखिए इसमें डेल्टा O का मान सारा दिया हुआ है सेंटीमीटर इनवर्स। तो हम इसको बदल सकते हैं यहाँ पर कि डेल्टा O बराबर सेंटीमीटर इनवर्स डिवाइडेड बाई 83.7 विल बी इक्वल टू किलो जूल पर मोल, यानी किलो जूल पर मोल में भी इस सेंटीमीटर इनवर्स को हम बदल सकते हैं। और इस के आधार पर ये जो CFSE की वैल्यू दे रखी है उसके आधार पर हम इनका एक्सप्लेनेशन कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा डेल्टा के मान के आधार पर भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट व्याख्यान में, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का पार्ट जिसके अंतर्गत संकुल यौगिकों के विभिन्न
गुणों को हम CFT के आधार पर किस प्रकार से समझाएंगे और उसके साथ ही CFT की लिमिटेशंस क्या है का अध्ययन करेंगे। सभी पार्ट 3 के विद्यार्थियों से आग्रह है कि इसके साथ साथ जो आपको असाइनमेंट दिया जाए उसको पूरा करें। धन्यवाद।